मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और आज मेरी सहेली दीप्ति की संगीत की रात थी। मैं उसके पास ही बैठी थी जब मैंने देखा कि सामने खड़ा एक लड़का मुझे घूर रहा था। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद वह अपने ख्यालों में खोया हुआ है और मेरी तरफ नहीं देख रहा है, पर फिर मैंने देखा कि उसकी नजर न सिर्फ मुझे देख रही थी बल्कि मेरे वजूद का जायजा ले रही थी। वह मुझे सिर से पांव तक देख रहा था। मैं कभी अपना दुपट्टा ठीक करती तो कभी उसकी नजरों का शिकार होकर अपनी चूड़ियों के साथ खेलने लगती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं दूसरी जगह जाकर बैठ गई तो वह वहां पर भी आ गया और ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से मुझे साफ देख सकता था। मैं अपनी सहेली को बताना चाहती थी कि यह लड़का मुझे बार बार घूर रहा है, लेकिन आज उसकी खुशी का दिन था। मैं उसे ऐसी बात के लिए कैसे तंग कर सकती थी। उठकर वहां से चली गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। खड़ा तो ऐसे हुआ था जैसे अपने ख्यालों में खोया हो। लोगों से बातें भी कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर थीं। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने हल्के पीले रंग का गरारा पहना था, बालों की लंबी सी चोटी बनाई थी, हल्का सा मेकअप किया था। जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तू आज जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। लड़कियों को घर से इतना तैयार होकर नहीं निकलना चाहिए, वो भी पराई शादी में। मैंने कहा कि अम्मी, पराई शादी नहीं है, मेरी सहेली है, बहनों जैसी है और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से चली ही जाऊं। ऐसे लोग होते हैं जो किसी को एंजॉय नहीं करने देते, अपनी गंदी नजरों से उनको देखते रहते हैं और उनका मजा भी खराब कर देते हैं। जब थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और उसने कहा कि आपको दुल्हन की माँ बुला रही है, यानी मेरी सहेली की माँ। मुझे लगा कि कोई काम होगा, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आ जाऊंगी तो आपके साथ काम करवाऊंगी, और थोड़ी देर पहले भी मैं काम ही करवा रही थी। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, मुझे उसकी नजरों से बचने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि संगीत की रात उन्होंने लॉन में फंक्शन का आयोजन किया था। उसकी माँ ने मुझे अंदर बुलाया था, यानी कि घर के अंदर। मेरी सहेली बहुत अमीर थी, उनका बहुत बड़ा घर था। ये सारे फंक्शन अपने घर में ही करते थे। मैं अंदर चली गई। मुझे उस लड़की ने कहा कि आप कमरे में जाएं, आंटी अंदर ही हैं। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। लेकिन इससे पहले कि मैं और चीख पाती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि सामने वही लड़का खड़ा था। मेरा नाम समीरा था और मेरी दोस्त का नाम दीप्ति। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत ज्यादा अमीर थी। अगर वह नहीं होती तो मेरी पढ़ाई भी रुक गई होती, क्योंकि उसी ने मुझे पढ़ने के लिए न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि मेरे कॉलेज की फीस भी वही देती थी और मुझे लेने के लिए भी आती थी। उसके पास अपनी गाड़ी थी, आना जाना और मुफ्त की फीस होने की वजह से मैं पढ़ाई कर रही थी। लेकिन अब हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो गया था। उसने मोहब्बत की शादी की थी और जिससे मोहब्बत की थी वह भी बहुत अच्छा इंसान था। मैं मोहब्बत के सख्त खिलाफ थी। मुझे पता था कि यह मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस लड़के लड़कियों को देखते ही पसंद करते हैं। जो उनको आंखों से अच्छी लगती है बस उसी के पीछे भागते हैं, और जिस दिन लड़की खूबसूरत नहीं रहती वह किसी और के पीछे चले जाते हैं। मैंने अपने घर में भी यही देखा था। मेरे पापा मजाक नहीं सही, पर मेरी माँ को बार बार कहते थे कि अब तुम में वह पहले वाली बात नहीं है। जब मैंने अपनी माँ की जवानी की तस्वीर देखी तो मैं हैरान रह गई। वह बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अब बच्चे पैदा करके, घर के काम करके, बुरे वक्त देखकर वह वाकई बूढ़ी हो गई थी। मैंने कहा कि आपको पापा ऐसे कहते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि तेरे पापा मजाक करते हैं, पागल। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। पता नहीं मैंने कौन सा अच्छा काम किया था कि मेरी दीप्ति से दोस्ती हो गई थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी, और जब उसने मोहब्बत की तो मैंने उसे कहा था कि यह मोहब्बत कहीं तुझे बर्बाद न कर दे। तो उसने कहा था कि नहीं, मेरा होने वाला पति बहुत अच्छा इंसान है। मैंने पहले उसकी बात को याद नहीं किया, लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मुझे भी इस बात का यकीन हो गया कि वह एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था। उसका नाम कबीर था। मैं भी उसे जानती थी और मिल भी चुकी थी, बल्कि मुझे दीप्ति ने बड़े फख्र से मिलवाया था कि यह है मेरी सहेली, जो मेरी बहनों से भी बढ़कर है। उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था, यानी कि उसका होने वाला पति। मैं भी खुश थी। मैंने कहा कि वाकई उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है, पर हम लोग बहुत गरीब थे। मुझे हमेशा से ही अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता था। छोटी छोटी चीजों के लिए मैं तरसती रहती थी, पर दीप्ति की वजह से मेरे फिर भी कुछ ना कुछ सपने तो पूरे हो जाते थे।
पर मुझे बार बार हर बात के लिए उसे कहना अच्छा नहीं लगता था। और फिर इंसान के ख्वाबों की कोई हद नहीं होती, वह आगे से आगे ही बढ़ता जाता है। मेरी दोस्त उन लड़कियों में से थी जो अगर मैं कहती कि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है तो वह मेरे सामने नीले रंग की चीजों का ढेर लगा देती थी, जो उसके पास भी कमी नहीं थी। इसलिए मैं उसके सामने सोच समझकर बोलती थी। वह अपने लिए कोई चीज लेकर आती, मुझसे पूछती कैसी है। मैं कहती कि हाँ बहुत अच्छी है, तो वह कहती तुम रख लो, तुम ले लो, तुम पर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं उसको बेचारे दिन की बहुत अच्छी थी, यही बात थी। वही मुझे कपड़े लेके देती, वही जूते। मेरी बाकी सारी कजिन्स मुझसे जलती थी और सब रिश्तेदार मेरी माँ के कान भरते थे। वह कहते थे कि इस अमीर लड़की के चक्कर में पड़ के आपकी बेटी किसी दिन कोई ऐसा गुल खिलाएगी कि आपके मरे हुए पति की रूह भी तड़प उठेगी। हाँ, रिश्तेदार तो ऐसी ही बातें करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जैसे कफन फाड़ के बोल रहे हैं। मेरी माँ बार बार मुझसे कहती थी कि वह अमीर है। जब दोनों लोग एक हैसियत के हों तो उनके अंदर दोस्ती होती है, लेकिन जब हैसियत में इतना फर्क हो तो वह दोस्ती नहीं, रहम बन जाती है। और वह तेरे लिए तोहफे नहीं लाती, वह तुझे खैरात देती है। मेरी माँ कान की कच्ची थी, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि दीप्ति के दिल में मेरे लिए सच्ची दोस्ती और खुलूस है, और मेरे दिल में भी उसके लिए यही सब कुछ था। उसने कहा कि मेरी शादी बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है। हम लोगों ने टोटल 7 फंक्शन करने हैं। मैंने कहा कि तुम 7 की बात करती हो, मेरे पास तो एक फंक्शन में पहनने के लिए भी जोड़ा नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें जोड़ा बनवाने का कौन कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए सारे जोड़े बनवा दूंगी, बस तुम आने की तैयारी करो। तुमने मेरे साथ साथ रहना है बिल्कुल, मेरी बहनों की तरह, और जूता चुराई और दूध पिलाई की रस्म भी तुम ही करना, और कबीर से पूरे 2 लाख रुपये मांगना। मैंने कहा कि 2 लाख? मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि ठीक है, 2 लाख मांग लूंगी, लेकिन फिर तुम्हें वापस दे दूंगी। उसने कहा कि पागल, वापस नहीं देने, अपने पास ही रखना। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने माँ को यह बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, यह लड़की हम पर इतनी नवाजिशें क्यों कर रही है, और फिर तू उसके खानदान की शादी में जाएगी, वहां पर तो उसके और भी रिश्तेदार आए होंगे, हर अच्छी बुरी नजर तुझ पर पड़ेगी। बेटी, तू बहुत खूबसूरत है, तू दीप्ति से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके पास पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन उसके पास रूप नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं है, पर है तो बहुत ज्यादा सुंदर है। कल को तेरी शादी भी उसके पति जैसे अमीर आदमी से हो सकती है, लेकिन इसके लिए तेरा दामन बिल्कुल साफ होना चाहिए। तेरे पीछे कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना कोई रिश्ता नहीं करेगा। मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रही थी। मैंने कहा कि मेरी माँ कैसी बातें कर रही है। मेरी माँ कभी भी दीप्ति को अच्छा नहीं समझती थी, जबकि वह भी मेरी माँ को माँ कहकर ही बुलाती थी और उनके लिए भी तोहफे लाती थी। उसके नसीब खूबसूरत हैं, लेकिन तेरी शक्ल ऐसी है कि कोई भी तेरा दीवाना हो सकता है। मैंने कहा कि माँ, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे डरा रही हैं? और फिर वह मेरे लिए इतना कुछ करती है, क्या मैं उसकी शादी में नहीं जाऊं? मेरी माँ ने मुझे उसकी शादी में जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन कहा था कि रात को जल्दी वापस आना है। इससे पहले उसकी तेल मेहंदी की रस्म थी, जिसमें उसे पीला जोड़ा दे दिया गया था, और कहा था कि अब शादी तक उसने यही कपड़े पहन के रखने हैं। यह लोग वैसे तो बहुत अमीर थे, लेकिन रस्मों को निभा रहे थे, क्योंकि इसमें उनको मजा भी आ रहा था और एंजॉयमेंट भी हो रही थी। एक दिन जब मैं उसके घर पर ही थी और हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकलने लगे थे, तो उसने मुझे अपने एक कजिन से मिलवाया था। उसने कहा कि इसका नाम राज है, ये बहुत अच्छा लड़का है, अकेला भाई है, अभी अभी बाहर के मुल्क से पढ़ के आया है। उसकी माँ उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है। मैंने कहा था कि मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही थी और मुझे उससे क्यों मिलवा रही थी, क्योंकि जब मैंने उससे मुंह से हेलो कहा तो उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया। मैं इस मामले में बहुत पक्की थी, मैं गैर मर्दों से कभी हाथ नहीं मिलाती थी। उसने कहा कि तुमने ना हाथ मिलाकर बेचारे की बेइज्जती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, वो समझ गया होगा। मैंने कहा कि मिलवाया क्यों था मुझे उससे? तो कहने लगी कि इसीलिए मिलवाया था कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। मैंने कहा कि तुम लोग इतने अमीर और हम लोग गरीब, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। बड़ी बहन की शादी करवाई है, और किससे करवाई है जानती हो? एक मामूली पोस्टमैन से। और मेरी माँ लोगों के कपड़े सीती हैं, और तुम कह रही हो ये लड़का बाहर से पढ़ के आया है, फिर मेरे साथ शादी क्यों करेगा? तो मुझे दीप्ति ने कहा था कि उन लोगों को बहुत अच्छी, खूबसूरत और सीधी सादी सी लड़की चाहिए, और फिर उन्होंने बेटी लेनी है, देनी नहीं है।
वो तुम्हारा घर क्यों देखेंगे? शादी के बाद तुम्हें यहाँ से वापस अपने साथ बाहर के मुल्क ले जाएंगे। फिर वहां के किसको पता चलेगा कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बुरा नहीं है, बार बार अपने आप को गरीब नहीं कहा करो। मैंने उसे कह दिया था कि मुझे तुम्हारा ये कजिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसने कहा था कि पहले पहले ऐसे ही होता है, कोई अच्छा नहीं लगता, फिर मोहब्बत हो जाती है तो सब अच्छा लगने लगता है। उसने कहा था कि एक दफा मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी रिश्ते की बात चलाऊंगी। और आज संगीत में जब मैं मौजूद थी तो देख रही थी कि यही शख्स मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। वह मुझे इस तरह से नहीं देख रहा था कि जैसे मैं उसे अच्छी लग रही हूं, बल्कि वह मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मुझे अपना शिकार समझ रहा हो। औरत को भगवान ने यह ताकत दी है कि वह मर्द की नजर को पहचान जाती है, और मैं भी पहचान गई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। दीप्ति ने मुझे कहा था कि मेरे पास ही बैठना, लेकिन मैं इधर उधर फिर रही थी, क्योंकि मैं जहां भी जाकर बैठती वह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता, कभी सिगरेट जला लेता और कभी मुंह से धुआं उड़ाते हुए मेरी तरफ ऐसे देखता कि जैसे मुझे किसी ने उसकी गुलामी में दे दिया हो, और अब वह जो कहेगा वह मुझे करना फर्ज हो चुका है। पता नहीं, कुछ लोगों के पास शायद ये ताकत होती है कि उनको किसी शक्ल देखते ही पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है, और उसकी शक्ल देख के ही मुझे पता चल रहा था कि ये बिगड़ा हुआ नवाब टाइप का बंदा है, और मुझे अपना पति इस तरह का नहीं चाहिए था। मुझे तो ऐसा पति चाहिए था जिसे दूसरों से प्यार करने की आदत हो, जो लोगों का एहसास कर सके, जो मेरी तरह एक सीधा सादा आम सा इंसान हो। मुझे बड़े घर में रहने वाला कोई राजकुमार नहीं, बल्कि छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक अच्छा इंसान चाहिए था। और मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे जरूर कोई अच्छा इंसान ही मिलेगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बड़े बड़े सपने नहीं थे, तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक आम सी भारतीय नारी बनना चाहती थी, जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने दीप्ति से पूछा था कि क्या तुमने उसको बताया है कि तुम उसके साथ मेरे रिश्ते की बात चलाना चाहती हो? तो उसने कहा था कि नहीं, अभी मैंने किसी से भी बात नहीं की, अभी सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लड़का किसको पसंद नहीं होगा यार? ये तो कबीर से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान है। मैं उस लड़के के हाथों बड़ी परेशान हो गई थी। अपनी अकेली सहेली की मायों का फंक्शन था और मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसने मेरे लिए जो सूट फाइनल किया था, उसमें मैं कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी। मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। मुझे कोई ऐसा जोड़ा पहनना चाहिए था जिसमें मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत ना लगती कि लोगों की नजरें मुझे देख सकती। मेरी माँ ठीक कह रही थी। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए था? अभी मैं यही सोच रही थी जब एक मुलाजिमा ने आके मुझे कहा कि आपको नम्रा की माँ यानी आंटी बुला रही है, अंदर घर में कोई काम है। मैं खुश हो गई कि चलो घर के अंदर चली जाती हूँ, फिर मुझे उसकी नजरों के सामने भी नहीं रहना पड़ेगा। वो नौकरानी मुझे एक बेडरूम में ले गई। मैं इस घर को अच्छी तरह जानती थी। ये बेडरूम ना तो दीप्ति का था और ना ही उसकी माँ का, बस ऐसे ही बंद पड़ा रहता था क्योंकि इस घर में कमरे बहुत ज्यादा थे। ये बहुत बड़ा घर था। दीप्ति बहुत ज्यादा अमीर थी और घर के लोग कम थे, लेकिन कमरे ज्यादा थे। पर शादी वाला घर था तो हर कमरे में ही कोई ना कोई काम होता है और सारे कमरे इस्तेमाल हो जाते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई काम होगा। बाहर वो लोग रस्मों में मशगूल थे। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अंदर वही लड़का बैठा था और साथ दो और लड़के भी थे जो शायद उसके दोस्त थे। मुझे लगा कि शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए अजीब सी हालत में आ गई और मेरे कदम वहीं पे जम गए। फिर मेरे दिमाग ने मुझे सिग्नल दिया कि मुझे यहाँ से तुरंत वापस चले जाना चाहिए। पर जैसे ही मैं पलटने लगी, उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ के दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, तो कहने लगा कि अभी बदतमीजी कहाँ। मैंने कहा कि तुम जैसे लोग यही सब कर सकते हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही देख के अंदाजा लगा लिया था कि हो तो किसी बड़े बाप की औलाद, लेकिन शायद वह तुम्हारा बाप नहीं है। मैंने इतना क्या कहा, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं डरी हुई थी, लेकिन हारी हुई नहीं थी। रात का वक्त था जब मैं अपने घर में दाखिल हुई। दीप्ति ने मुझे थामा हुआ था और मुझ पर एक काली चादर ओढ़ाई हुई थी। मेरे बाजू पे भी पट्टी लगी थी और सर पे भी। मेरी माँ पहले ही घर के सहन में इधर उधर फिर रही थी, क्योंकि रात के 2:30 बज चुके थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने कहा, क्या हो गया?
मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। रात के 2:30 बज गए, फोन भी तो नहीं उठा रही थी और इतनी देर कर दी तूने। मेरी माँ बोलती चली जा रही थी जब मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, क्या बात है, तू ठीक तो है ना समीरा? मैंने कहा हाँ, और हाँ मैं सर हिला दिया। मेरी दोस्त भी काफी परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है, ये ठीक नहीं लग रही, ये क्या हो गया इसको? माँ की नजर मेरे जख्मों पे पड़ी तो मैं उन जख्मों को छुपाने लगी। दीप्ति ने कहा, आंटी वो इसने हील वाला जूता पहना रखा था, ये बेचारी सीढ़ियों से गिर गई, शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। मेरी माँ ये सुन के बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा, हाय भगवान, ठीक तो है मेरी बेटी? दीप्ति ने कहा, जी जी ठीक है, बस आप इसको अंदर ले जाएं, चाय वगैरह पिलाएं। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी शादी के बाकी फंक्शंस अटेंड कर पाएगी। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इसे मिलने के लिए आऊंगी, तब तक आप इसका ख्याल रखिएगा। मेरी माँ को गुस्सा तो आना ही था जिनके मेरे साथ बुरा हुआ था। उसने कहा, अरे मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि शादी में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ी बड़ी शादियों में बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं, इस तरह उछल कूद करें तो कोई ना कोई मतलब बन ही जाता है। लेकिन इसको ही बहुत शौक चढ़ा था, और तब तो तुझे भी बहुत शौक चढ़ा हुआ था। अब मेरी बेटी को गिराकर वापस ले आई है। जब ले गई थी तो कह रही थी, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये ख्याल रखा है तूने? मेरी माँ ने तो गुस्सा करना शुरू कर दिया। दीप्ति ने मेरी तरफ देखा, वह क्या बोलती? मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी गलती थी, उसकी नहीं। मेरी माँ चुप तो हो गई, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में गुस्सा और जहर भरा हुआ था। दीप्ति मुझे वहां छोड़ के चली गई। वह मेरे कमरे तक आई थी और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। जब वह वापस जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ के भीगी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर वह वहां से चली गई क्योंकि उसे जाना ही था। उसकी शादी थी, एक शादी और एक मौत। ये दो ऐसे मौके होते हैं कि जब कोई किसी के लिए मर नहीं जाता। दुल्हन की शादी हो तो वह कैसे अपनी शादी किसी के लिए छोड़ सकती है? किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकती। और जब कोई मर रहा हो तो तब भी आप अपना जीना मरना खत्म नहीं कर सकते। आपको खाना भी खाना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, बाथरूम भी जाना पड़ता है, जिंदगी को जीना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि मरने वालों के साथ हम भी मर जाएंगे, लेकिन मरता तो कोई भी नहीं है। जिंदगी चलती ही रहती है। जब माँ कमरे में आई तो मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। मेरी माँ ने कहा, लग गई ना नजर? मैंने कहा था ना, इतनी प्यारी बनके घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे लोगों की नजर लग जाती है बेटा, शादी में हजारों लोग आए होते हैं। मैंने कहा, माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कपड़े बदल के सोना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा, ठीक है तू नहा धोकर सो जा, मैं तुझे सुबह जल्दी नहीं जगाऊंगी। माँ कमरे से बाहर चली गई। मैं एक झटके से फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी कि उनके सारे डर और बुरे अंदेशे सच हो चुके थे। दीप्ति की शादी गुजर गई। वह रिसेप्शन के एक दिन बाद भी मेरे घर नहीं आई। मैं उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर वह मसरूफ होगी, यह बात भी मैं अच्छी तरह जानती थी। वह अमीर बाप की अमीर बेटी थी। उसकी शादी का रिसेप्शन बहुत बड़ा था, वह बहुत थक गई होगी। ऐसे में वह कैसे अगले ही दिन मेरे घर आ सकती थी? मुझे तो लगा था कि शायद 2-3 दिन तक मेरे पास नहीं आएगी, और अगर नहीं आती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी अपनी जिंदगी का हर पल अजाब हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, चुप चुप के रहती थी। मेरी माँ कहती थी कि नजर लग गई है, बहुत बुरी नजर है, किसी की बहुत गंदी नजर लगी है। ऐसा दुख कोई जैसे छुपा सकता है, ऐसी परेशानी हुई कैसे छुपा सकता है? किसी लड़की के साथ होने वाला यह सबसे बड़ा है, सबसे बुरी हरकत होती है, वह कैसे उसको छुपा सकती थी? पर मैं छुपा रही थी, और पता नहीं कैसे छुपा रही थी। मुझे बस दीप्ति का इंतजार था। मैं जानती थी कि वह मसरूफ है, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आने लगा था। फिर एक दिन वह मेरे घर आई और मुझे मेरे घर से ले गई। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। मेरे जख्म तो भर गए थे, लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था। अगर उनको बताती तो वह जीते जी मर जाती। मैं इस वक्त दीप्ति के घर में उसके माँ बाप के कमरे में बैठी थी। वह दोनों भी वहां मौजूद थे, और वह लड़का भी। उसके वह दोस्त वहां मौजूद नहीं थे। लड़के के माँ बाप भी सामने बैठे थे। कमरे का माहौल किसी अदालत जैसा बन चुका था,
और दीप्ति इस वक्त मेरे हक में एक वकील की तरह ही बोल रही थी। उसका पति भी उसका साथ दे रहा था। दीप्ति ने कहा, आंटी, जो कुछ भी हुआ है उससे हम सब वाकिफ हैं। ये तो भगवान का करम है कि किसी मेहमान को इस बारे में पता नहीं चला और मैंने बड़ी मुश्किल से इस मामले को संभाल लिया। लेकिन अब आपके बेटे ने जो हरकत की है उसकी जिम्मेदारी तो उसको लेनी ही होगी। ये मेरी दोस्त की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। आपको याद है, मैंने आपसे एक लड़की का जिक्र किया था और कहा था कि मेरी नजर में कोई है जिसके साथ मैं आपके बेटे की शादी तय करवाऊंगी। वह मेरी यही दोस्त थी। जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और आगे जो कुछ होगा वह भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब आप अपने बेटे को कहिए कि वह आकल के नाखून ले और मेरी दोस्त के घर रिश्ते लेकर जाए। इस बात से ज्यादा बुरी और कोई सजा नहीं हो सकती कि जो शख्स आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा करने का जिम्मेदार हो, आपकी जिंदगी उसी के हवाले हो जाए और आप इसकी पत्नी बन जाएं, उसकी जिंदगी में चले जाएं। ये मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन बात को संभालने का और कोई तरीका नहीं था। अगर मेरी बहन के ससुराल वालों को पता चल जाता कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वह मेरी बहन को भी तलाक देकर वहां से वापस रवाना कर देते और फिर हमारा खानदान कितनी बातें करता, क्योंकि उनकी बातें सच हो गई थीं। ठीक है, वह कह रहे थे, एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैं अपनी माँ के लिए बदनामी का बैस बन जाऊंगी, और मेरे साथ ऐसा हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने आप को संभालूं। बार बार रो रही थी। दीप्ति की माँ मेरे कंधे पे हाथ रख के बैठी थी। वह मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। उसके पापा भी बहुत गुस्से में थे और अब सब उस लड़के की माँ की तरफ मुतवाजिह थे। उसने कहा कि यह लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरा बेटा तो उस कमरे में था ही नहीं। हाँ, उसके वह दोस्त वहां पे जरूर मौजूद थे, लेकिन उसमें से एक दोस्त शादीशुदा है और एक की सगाई हो चुकी है। अगर इसकी शादी करनी है तो उन्हें बुलाएं और उनके साथ इसकी शादी करवाएं, क्योंकि यह सब कुछ उन दोनों का किया धारा है। इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। मेरे बेटे का बीच में नाम कहां से आ गया? मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं किया। तुम लोग मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो। यह बात सुन के हम सब हैरान रह गए। दीप्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि आपका बेटा उस कमरे में मौजूद था आंटी। यह बात आपके बेटे को भी पता है। अगर यह मुखर रहा है तो फिर आपको अपनी तरबियत के हवाले से एक दफा सोचना चाहिए। उसने कहा कि बस करो दीप्ति, तुम लोग हमारे खानदानी फैमिली फ्रेंड हो, हमारे कारोबार में शरीक हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बेटे पे ऐसा इल्जाम लगाओ और हम कहेंगे कि हाँ ठीक है और किसी भी लड़की से उसकी शादी करवा दें। मैं अपने बेटे के लिए लड़की जरूर ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत ही शरीफ और अच्छे खानदान की। ऐसी लड़की नहीं जो पराई शादियों में तैयार होके जाए, लड़कों को अपनी तरफ मुतवजह करे और फिर जब मामलात उल्टे हो जाएं तो मजलूम बन जाए। ऐसी लड़कियों को तो यह तबीयत बड़ी कम उम्र में ही दी जाती है। इनकी माँ ही इनको सिखाती ऐसे तैयार होना, अमीर जादू के आगे पीछे फिर न मटकना। उन्हें अपनी अदा दिखाना फंसे तो उन पर इस तरह का कोई इल्जाम लगा देना ताकि अपनी इज्जत के लिए तुमसे शादी कर ले। ऐसी लड़कियों को और आता ही क्या है? अच्छी तरह जानती हूं। मैं देख रही थी। मैं इसको कहां इसकी नजर जा रही थी। कैसे टाइट कपड़े पहन के फैल रही थी। इतना ही इसको अपना ख्याल था तो इतना तैयार होकर क्यों? इस साड़ा कपड़े में तैयार होकर आ जाती, जबकि दीप्ति भी अच्छी तरह जानती थी कि उसने ही मुझे तैयार करवाया था। मैं तो तैयार भी नहीं होना चाहती थी। जब इस तरह का मामला होता है तो इल्जाम ही तो लगते हैं, और मुझमें पर इल्जाम ही लग रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी यह सब कुछ सुनना पड़ेगा, इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। मेरी रूह पर कितने जख्म लगे थे ये मैं ही जानती थी, और अभी भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। यह सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दीप्ति के पति ने कहा कि आंटी गलती हुई है और आपके बेटे से ही हुई है। अब आप न माने तो वो अलग बात है, लेकिन हम आपके बेटे की जुबान से सुनना चाहते हैं। उस लड़के ने कहा कि यह लड़की झूठ बोल रही है। मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं वहां पर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो अस्पताल में थी। दीप्ति अपना सर पकड़े बैठी थी। अभी उसकी शादी हुई थी और वो बेचारी उन मामलात में फंस गई थी। मेरी बुरी किस्मत के पीछे वो जिम्मेदार तो नहीं थी ना। यह सब मेरे साथ होना लिखा था, तभी मेरे साथ हुआ था, और मुझसे माफी मांग रही थी। कह रही थी कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें शादी में बुलाया था,
और खुद मैं अपनी जिंदगी में मस्त हो गई और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमने नहीं, मेरी किस्मत में अकेला छोड़ दिया। मेरे भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे साथ यह सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन रही हूं। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए कभी मुसीबत नहीं बन सकती हो। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। ऐसे कौन किसी के लिए करता है? उसका पति भी अच्छा इंसान था, वह भी हमारे साथ खड़ा था, आगे पीछे भाग रहा था। गर्मी में हमारी वजह से उसे इधर उधर भगाना पड़ रहा था। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि दीप्ति ने कहा था कि रिसेप्शन के अगले दिन ही वह लोग हनीमून पर जा रहे हैं, पर वह हनीमून पर नहीं गए थे। यहां मेरे साथ सब मामला सीधे करवाते फिर रहे थे। वह लड़का तो बहुत ही बुरा आदमी था। वह तो किसी बात पर आने को तैयार ही नहीं था, अपनी गलती सुधारना नहीं चाहता था। दीप्ति का कहना था कि हम उन लोगों पे केस तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मामलात सीधे नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे और तुम्हारी इज्जत कोर्ट कचहरियों में रूलती फिरेगी। ये तो हम दोनों ही जानते थे कि हमें इंसाफ मिल भी जाता तो उसका रास्ता कितना मुश्किल था। हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो सब अपनी जगह, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कहीं आप मां तो नहीं बनने वाली। मैं भगवान से दुआएं कर रही थी कि मुझे किसी और इम्तिहान में न डाले। मैंने सब अल्लाह के हवाले कर दिया था, सब कुछ उस पे छोड़ दिया था। महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली नहीं थी। शायद भगवान ने मुझ पे रहम किया था, क्योंकि मैं इससे ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती थी। कबीर ने हमारा बहुत साथ दिया। उसने अपने एक दोस्त से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वो भी उसकी तरह एक बहुत अच्छा इंसान था। हमने उसे कोई झूठ नहीं बोला, उसको सब कुछ बता दिया था। उसने कहा था कि मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस लड़की के साथ ये सब कुछ होना एक हादसा था। इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। मैं कहती हूं कि कौन कहता है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं? इस दुनिया में कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। हम दोनों के नसीब में अच्छे मर्द आए। कबीर और उसका दोस्त दोनों एक जैसे थे। मेरी शादी हो गई और मेरी अम्मी भी मेरे साथ रहती हैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, भगवान का शुक्र था। फिर एक दिन मैंने ऐसा मंजर देखा कि मुझे भगवान के इंसाफ पर यकीन आ गया। दीप्ति ने मुझे एक तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि यह देखो, ये मेरा एक कजिन है, उसको कैंसर हो गया है और 2 महीने के अंदर उसका 40 किलो वजन कम हो गया है। अब यह मरने वाला है। मैंने जब तस्वीर देखी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि मुझे ऐसी तस्वीर नहीं दिखाओ, मुझसे नहीं देखा जाता, और मैं इसके लिए दुआ करूंगी कि भगवान इस पर रहम करे। उसने कहा कि अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके माँ बाप सारी दौलत लगा के भी उसको बचा नहीं पाए। बस अब यह इस दुनिया से जाने वाला है। तुम जानती हो ये कौन है? तुम इससे मिल चुकी हो? मैंने कहा कि मैं मिल चुकी हूं। नहीं, मैं नहीं जानती। उसने कहा कि यह वही है जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, यह हमाद है। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसका वजन इतना कम हो गया था कि वह बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ा था ना। देखो उसने कैसा इंसाफ किया। 6 महीने के अंदर ही उसने अपना इंसाफ दिखा दिया। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत अच्छा शख्स आया और तुम्हारे साथ बुरा करने वाले के साथ देखो कैसा बुरा हुआ, और इसके वह 2 दोस्त, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। यही भगवान का नया था। हम दोनों ने ऊपर देखा और भगवान का शुक्र अदा किया। मेरे साथ बुरा करने वाले के साथ वाकई बुरा हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।